वही आ जाओ, वही आ जाओ। आओ सामने अरे यार चालू है। दे दो तो अमित का दे दो काम कर लो। उससे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ इस देश की मतदानी संख्या का ध्यान घर पर जाएगा। इस देश की मतदानी संख्या का ध्यान घर पर जाएगा। ललकार सिने की दुनिया तेरी, ललकार सिने दुनिया तेरी, हर हक में लड़ते जाओगे, हक में लड़ते जाओगे। साथियों मैं आमंत्रित करता हूँ दिनेश कुमार सिन्हा जी को। हेलो सम्मानित मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि इंजीनियर नरेंद्र सिंह पटेल, सहायक अभियंता इलाहाबाद, जिला पंचायत सदस्य बहन मीरा भारती जी, बांधी प्रधान आदरणीय प्रमोद कुमार जी, बेलरी प्रधान आदरणीय रामकेश यादव जी, संतोष सोनी, जिला कोषाध्यक्ष आभास महासंघ भुनवा प्रधान आदरणीय राम सूरत वर्मा जी, आभास महासंघ के मंडल प्रभारी बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार भास्कर जी, सरदार सेना के मंडल प्रभारी भाई मोहित पटेल जी, आभास महासंघ के जिला प्रभारी भाई शैलेंद्र कुमार जी, इस प्रकार से मंच पर उपस्थित तमाम विद्वान साथियों का एवं इस कार्यक्रम में आए हुए नन्हे नन्हे बच्चे, अपना काम धंधा छोड़कर आए हुई मेरी माताएं बहनों, नौजवान साथियों, पिता बुजुर्गों, प्रशासन के सम्मानित साथियों, संगीत पार्टी वाले मित्रों, सभी और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो उन सभी सम्मानित लोगों का हृदय की गहराइयों में आभार प्रकट करता हूं। साथियों अपनी बात अपनी सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस प्रकार से सभी महापुरुषों को चित्तर अर्पित करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन करता हूं। मित्रों आपके ये समझ में नहीं आया होगा कि यार आखिर कर क्या है। साथियों एक ही पंक्ति में बताने का प्रयास करता हूं। हम शोषित पीड़ित वंचित समाज को अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक के अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। कहना चाहता हूं कि हम शोषित पीड़ित वंचित समाज को ना रब ने दिया है, ना गौर करिएगा, ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है। हम SC ST OBC शोषित पीड़ित वंचित समाज को अगर जो भी कुछ दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। मित्रों 1834 के पहले शोषित पीड़ित वंचित समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब 1900 ईस्वी में अंग्रेज आए और अंग्रेज हमेशा लोकतंत्र की बात कहते थे, जब हमारे भारत देश में देखा कि यहाँ ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, जातिवाद, छूत भेदभाव जैसी बीमारी इस भारतीय समाज में फैली है, तो अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और हमारे देश के लोगों को वापस ले लाने का काम किया। तब जाकर के अंग्रेज यहाँ शासन कर पाए। लेकिन कहीं न कहीं उनका कड़वा दिल था और 1834 में लॉर्ड मैकाले नामक अंग्रेज ने पूरे भारतीय समाज में एक शिक्षा का आदेश दे दिया। तब से शोषित पीड़ित वंचित समाज
हुआ था उस समय भी करने का अधिकार तो अंग्रेजों ने दे दिया था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के कारण जैसा भी मैं यहाँ देख रहा था, मैं बार बार लोगों से कुर्सी में बैठने के लिए कह रहा था, महिलाओं को भी कह रहा था, लेकिन कुछ महिलाएं कुर्सी में इसलिए नहीं बैठ रही थी कि उनके जेठ बैठे हैं, गांव के लंबादार बैठे होंगे यहाँ पर, संग को चिरा रही थी। अरे मेरी माताओं बहनों, अगर कुर्सी में बैठने का किसी ने अधिकार दिया तो किसी ने नहीं दिया, वह बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए बाबा साहब समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा देश में कायम करना चाहते थे। इसलिए हम चाहते हैं न कोई ऊंच है न नीच है, न कोई ऊंच है न नीच है, बाबा साहब ने सबको बराबर का अधिकार दिया। इसलिए मैं आपको पीछे खड़ा होकर के बार बार कह रहा था कि सब लोग कुर्सी बैठो, कुर्सी पर बैठो। आप देख रहे हैं मंच पर एक महिला, हम सबकी बहन मीरा भारती जी बैठी है, तो उसी प्रकार से आप भी किसी की माँ बहन है। हम चाहते हैं आप भी बहन मीरा भारती जी जैसा सबके सम्मान में, सबके समान रूप में, सबके बराबरी में कुर्सी में बैठे। यही महात्मा संघ जन जन तक और आप लोगों को गांधी में आकर बताने आया है। तो साथियों, बात कह रहा था कि जब 1834 में अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार तो दिया, लेकिन ऊंची जाति वाले लोगों ने भारत के पिछड़े शोषित पीड़ित वंचित समाज का कभी वह यह नहीं सोचते थे कि वह कुर्सी पर बैठे, वह हमारे साथ बराबरी करे, वह हमारा प्रधान बने, वह हमारा इंजीनियर कलेक्टर बने। तो बाबा साहब जी को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। बाबा साहब आपने सुना होगा, स्कूल के पिछवाड़े बैठते थे, स्कूल के बाहर बैठते थे। बाबा साहब जब ये विकसित मानसिकता के लोग बने, बाबा साहब के साथ यह अन्याय अत्याचार कर रहे थे, तो बाबा साहब को दुख हुआ, लेकिन इस नालायक समाज को कभी दुख नहीं हो रहा है, यह हमेशा अत्याचार कर रहा है, लेकिन यह कभी नहीं सोच रहा कि हमारे साथ जाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच होता है, लेकिन यह सिर्फ खाने और बाहर जाने तक के लिए सोच रहा है, अपने बच्चों को शादी कराने और दहेज लेने तक के लिए सोच रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस लड़ाई को आप लोग नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में जो समस्या, जो जातियां छुआछूत भेदभाव तुम्हारे साथ हो रहा है, वही अन्याय तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। इसलिए मित्रों, बाबा साहब स्कूल के पिछवाड़े पढ़ना पड़ता था, एक बार बाबा साहब प्यासे हो गए तो घड़ा का पानी पी लिया, तो ऊंची जाति के लोगों के बच्चे ने कहा कि हे बाबा साहब को पानी को अछूत कर गए। सोचो, ऐसे महामानव ने आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, मंच में बोलने का अधिकार दिया। और मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि क्या आभास शासन के लोगों के अलावा आप कभी कीर्तन देखने जाते हैं, कभी दंगल देखने जाते हैं, कभी भगवत भागवत रामायण सुनने जाते हैं या अन्य किसी के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो क्या आप लोगों को किसी ने कहा कि कुर्सी पर बैठो? ईमानदारी से बताओ, किसी ने कहा? ये ताकत है, ये हम लोगों का दिल है, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब की संतानें हैं, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। उनके जैसे ठीक आज हमको भी, हमारे साथ भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव जैसी कुरीति को माना जाता है। इसलिए इस जंग को हम झेल नहीं पा रहे, इस अन्याय को हम तय नहीं पा रहे। इस अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आप लोगों को जगाने आए हैं कि खाने और बाथरूम जाने से आपको आजादी मिलने वाली नहीं है। अगर समाज को एक करना चाहते हो, कुर्सी में बैठना चाहते हो, सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो समाज की लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। बात फिर वही दोहराऊंगा, 1832 में जब पूर्व बैंक नामक समझौता हुआ तो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, और मंच पर बैठे जितने भी प्रधान बैठे हैं, मैं उनको एक देना चाहता हूँ कि जब पूर्व बैंक 1832 में हुआ तो बाबा साहब को जब कम्युनिस्ट
स्थिति में भी, सामाजिक भेदभाव के कारण भी आज भी तुम्हारे साथ अंधविश्वास पाखंडवाद को अपनाए हो, लेकिन ये से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। तुम्हारा उद्धार होगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वैसे नील का दूध है जो पिएगा, लेकिन आप लोगों ने शिक्षा को ना पी करके देवी देवता मंदिर मस्जिद में व्याकुल हो गए। मित्रों, एक पंथ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संत गाडगे महाराज हमेशा कहते थे कि जो ईश्वर अपनी मंदिर खुद नहीं बना सकता, जो ईश्वर अपनी मंदिर में उजाला नहीं कर सकता, वह ईश्वर तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में कभी उजाला नहीं कर सकता। यह बात लिख कर रख लीजिए। देखिए, आप लोगों ने कुछ मानसिकता वाले लोगों ने, जातिवाद से छूट भेदभाव करने वाले लोगों ने तुमको बेवकूफ बनाने का काम किया और तुमको अपने धर्म में फंसाने का काम किया। तुम उनकी बात पर फंसते गए और अंधविश्वास पाखंड में झगड़ते गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वैसे नील का दूध है, जो पिएगा वही जाएगा। आप लोगों ने शिक्षा को न पी करके बहन बेटियों को देवी देवता व्रत चौक में आपने घुमा दिया। मैं यह बात मैं हर मंच के माध्यम से करता हूँ। इस बात को मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि जब हमारी माताएं बहनों पे रिश्ते आते हैं तो फिर रिश्ते वाले हमेशा यही कहते हैं कि बेटा कितनी बड़ी हो। रिश्ते वाले कभी ये नहीं कहते कि बेटा कितनी बार उपासी रही हो। इसलिए जो अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को पीजिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो मास्टर डीएम कलेक्टर अधिकारी बन पाएंगे, या बिना पढ़े बन पाएंगे। संत गाडगे जी ने कहा कि अगर काजू नहीं है तो हथेली पर रखकर खाओ, अगर कपड़े नहीं है तो नंगे रहो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आपने कुछ लोग धार्मिक भी बैठे होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मित्रों, मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिजरा किया है आपने अल्लाह के नाम की, और हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूजा किया है तुमने अयोध्या के राम की, हिजरा किया है तुमने अल्लाह के नाम की, बंसी सुनी है तुमने मथुरा के शाम की, तीरथ किया है बुजुर्गों तुम चारों धाम की। लेकिन एक बात मेरी सुन लेना, न भाग्य ने दिया है न विधाता ने दिया है। अगर तुम लोगों को कुछ भी दिया है तो वो अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। तुम्हारे जन्म से लेकर अधिकार अगर किसी ने दिया है तो अम्बेडकर ने दिया है। अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यह बात बहुत बड़ी है। 1956 में उन्होंने जब नागपुर में भाषण दे रहे थे तब कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज पढ़े लिखे लोग उनके कारवा को चला रहे हैं। बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। समाज शिक्षित तो बन रहा है, संगठित तो हो रहा है, संघर्ष भी कर रहा है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का यह कतई मतलब नहीं है कि तुम पढ़ लिख लो। पढ़ लिख लोगे, अब पढ़ने का अगर मतलब शिक्षित होना होता तो अभी इंजीनियर साहब आए थे, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, पढ़ लिख कर मास्टर बन गए, पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गए, पढ़ लिख कर पुलिस अधिकारी बन गए। पर पढ़ लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। जिस व्यक्ति को, जिस समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है वही समाज क्रांति लाता है। मानव कांसी राव साहब ने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा चलाई, शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के आपको यहाँ सम्मान हर जगह मिल रहा है। वरना अगर अम्बेडकर 1932 में वोट का अधिकार ना देते तो आज मुझे लग रहा है जितने आप प्रधान बैठे हो बन नहीं पाते, क्योंकि 1832 के पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था।
मुंह में मटकी, कमर में झाड़ू बांध के गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन आप लोगों को अम्बेडकर जैसे महान पुरुष ने आकर के अधिकार दे दिया और संविधान लिख दिया। संविधान में क्या लिखा, कौन से तुमको अधिकार मिले, यह मनोहर कांसी राम साहब ने घर घर जाकर तुमको जवाब दिया और तुम इतने आसान खामोश निकले क्योंकि कारवां को रोक दिया, कारवां को रोक दिया। अरे बाबा साहब ने कहा था, ये मेरे पढ़े लिखे लोगों, अरे मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो मेरे कारवां को पीछे नहीं रुकने देना। आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सौगंध ले लीजिए, आज भी समाज में बहुत जल्द तुम लोगों को विपत्ति आने वाली है, क्योंकि अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। जब वोट का अधिकार दिलाया तो आप वोट के माध्यम से सांसद, मिनिस्टर, मंत्री तो बनने लगे, लेकिन वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि वोट की कीमत लोगों को नहीं पता। पहले वोट की कीमत पता थी, आज लोग वोट की कीमत भूल गए। अरे वोट की कीमत ही कांसी राम साहब ने कहा कि सत्ता से हर दरवाजे खुलते हैं, यानी सत्ता से हर दरवाजे खुलते हैं तो तुमको सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। जब सत्ता स्थापित करोगे तो अपने शोषित पीड़ित वंचित समाज को हक और अधिकार को दिलाने का प्रयास कर पाओगे। और मनोहर कांसी राम साहब ने यह भी कहा कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी वह समाज कभी अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाता। और वर्तमान सरकार में आप देख रहे हो हर 30 सेकंड में एक बिटिया के खिलाफ 7 बलात्कार जैसी जघन्य प्रथाएं होती हैं। इसलिए एक सुनी सुनाई पंक्ति मैं भी कहना चाहता हूं कि जिधर भी देखो उधर हौस के जल्लाद बैठे हैं। अरे जिधर भी देखो उधर हौस के जल्लाद बैठे हैं। अरे मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, संभाल कर रखो अपनी खून सी बेटियों को, क्योंकि यहाँ देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं, देश चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। और देश की ताकत को समझिए, देश की ताकत से ही आप अपना सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। मैं बात बता रहा था देश की आज वर्तमान समय ऐसे चल रहा है कि अगर आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो 5 से 10 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आपको जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 50 से 1 करोड़ आपको होना चाहिए। अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो 1 से 2 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। अगर आपको संसदीय का चुनाव लड़ना है तो 5 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे विधानसभा को, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा को, विधायकों को खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास 10-5 लाख रुपए है तो प्रधान नहीं बना सकते। आपके पास 20 से 50 लाख है, जिला पंचायत नहीं बना सकते। आपके पास 1 से 2 करोड़ है, विधायक नहीं बना सकते। 5 से 10 करोड़ है, नहीं है, सांसद नहीं बना सकते। अरबों करोड़ है, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मेरे कहने का मतलब यही था कि आज समाज में इतनी विकट परिस्थिति है कि चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जब गरीब व्यक्ति तुम्हारा चुनाव नहीं लड़ सकता तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे मीडिया के साथ हुए अत्याचार को केतिया पर बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि साइकिल वाला दर्द साइकिल वाला ही जाने, मोटरसाइकिल वाले का दर्द मोटरसाइकिल वाला ही जाने, 4 पहिया वाला मोटरसाइकिल और साइकिल वाले का दर्द नहीं जानेगा। पहले का मतलब लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च करके चुनाव जीतने वाला व्यक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, वह पहले उसको ढूंढने का काम करेगा, उसको ढूंढने का। और चुनाव, अगले चुनाव की तैयारी के लिए 20 लाख का करोड़ बनाएगा, करोड़ों का 10 करोड़ बनाएगा, अरबों का 10 अरब बनाने का प्रयास करेगा। मतलब है मेरे नौजवान साथियों,
ऐलान करना चाहता हूँ कि जब चुनाव आवे तो अम्बेडकर, कांशीराम, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, लड़ाई सिंह यादव, स्वामी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि महापुरुषों की जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता हो, जो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ता हो, जो हमारे महापुरुषों की लड़ाई लड़ता हो, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे नुमाइंदों को, ऐसे लोगों को प्रधान बनाओ, जिला पंचायत बनाओ, सांसद बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, वरना आने वाले समय में आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाओगे। 2024 में कल एक लेख पढ़ रहा था कि संविधान को मिटा दिया जाएगा। 2024 में कल मैं एक लेख पढ़ रहा था कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे मुंह में मच्छी और कमर में झाड़ू भुज्जल डालने वाली है। और ये जो घर बनाए हो ये कहीं साइड में करवा देंगे, क्योंकि तुम अपने आप कमजोर समझते हो। इसलिए मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, अशिक्षित लोगों, बिना पढ़े लिखे लोगों, वोट की कीमत को समझिए। दूसरी बात मैं शिक्षा की कह रहा था कि अगर कपड़े नहीं है तो नंगे रहो, अगर काठी नहीं है तो हथेली पर रखकर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसके मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया है, शिक्षा का दोहरीकरण कर दिया गया है, शिक्षा को प्राइवेट कर दिया गया है। अब प्राइवेट शिक्षा दो प्रकार से, यानी आज की शिक्षा दो प्रकार से हो गई। एक प्राइवेट शिक्षा, एक सरकारी शिक्षा। सरकारी शिक्षा में तुम गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे मंत्री साहब कहते हैं कि सरकारी शिक्षा के हाल है, बता रहा हूँ, खिचड़ी खाओ, काठी दबाओ, खिचड़ी खाओ, काठी बजाओ, घर जाओ। तो यह शिक्षा आपके काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक अच्छी शिक्षा, मजबूत शिक्षा, महापुरुषों की शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी तो आप कभी पढ़ लिख करके मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। और जब आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आप लोग कभी मास्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे। इसीलिए इसीलिए जानबूझ करके गरीबों का सत्यानाश करने के लिए, गरीबों को कमजोर करने के लिए, गरीब आगे ना बढ़ पाए, इसलिए शिक्षा का अरे हो गया जो पढ़े एक दो आदमी का गलत भी हो जाएगा तो हो गया। पैसा देखे पास बेकार ध्यान के बात है। दूसरा नंबर में दूसरा नंबर चाहिए, बंद कर दिया जाए, वो जो 3 नंबर चाहिए ना तो घुमा खरीदा। साथियों, तो मैं बात कर रहा था शिक्षा की। शिक्षा में खिचड़ी खाओ, काठी बजाओ, घर जाओ, यह आज की सरकारी शिक्षा की स्थिति है। और प्राइवेट शिक्षा में 3500 4000 पाने वाला मास्टर मेहनत करके पढ़े लिखे लोग, पूंजीपति लोगों के बच्चों को पढ़ाता है। तो मैं आपसे बुजुर्गों, माताएं, बहनों, एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ कि खिचड़ी खाओ, काठी बजाओ, घर जाओ। 50,000 पाने वाला मास्टर इस तरह पढ़ाता है और 400 रुपए 5,000 पाने वाला मास्टर दिन रात पढ़ाता है और मेहनत करके पढ़ाता है। आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा सकते
क्योंकि वहाँ की शिक्षा महंगी है, वहाँ फीस ज्यादा ली जाती है। आप लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में इसलिए पढ़ाते हो कि यहाँ फीस नहीं लगती, फ्री के ड्रेस मिलते हैं, फ्री के जूते मिलते हैं, फ्री की किताबें मिलती हैं और फ्री का खाना भी मिलता है। और जब एग्जाम होता है, नौकरी का पेपर भरा जाता है, तो पेपर एक समान होता है। तो मुझे नौजवान साथियों बुजुर्गों, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा खिचड़ी खाएगा, काठी बजाएगा, क्या वो कभी उस पेपर को पास कर पाएगा? जो इसी वाले पास कर पाएगा? मेरे तक कभी आवाज नहीं आई, पास कर पाएगा? नहीं पास कर पाएगा। लेकिन प्राइवेट पढ़ने वाला बच्चा, महंगी शिक्षा लेने वाला बच्चा, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली में पढ़ने वाला बच्चा वह पेपर को पास कर लेगा। यानी डिफरेंस ये है कि पूंजीपति का बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ के पेपर निकाल लेने के बाद, मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाने के बाद पैसा पहले से है और पैसा वाला हो जाएगा। हम लोग गरीब हैं, काठी खाएं, खिचड़ी बजाएं, घर जाएं और पेपर में फेल हो जाते हैं। और हमारे माताएं बहनें काफी क्या है कि पढ़ाए तो रहा है, भाग नीक नहीं रहा, ये इसका हमारा गदेल नौकरी नहीं पाई। अरे ये साजिश है, गरीबों अमीर लोगों ने तुम्हारे लिए साजिश किया है। गरीबों पर अमीरों ने यह साजिश किया है कि मेरा अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा फलवा प्रमोद कुमार तो प्रधान बन गया, अब देख लो बराबरी करने लगा, भाषण भी देने लगा, यही है ना? इसलिए अमीरों के सामने गरीब कुर्सी में न बैठे, वह कभी मास्टर न बने, वह हमेशा हमारा खफला छाता रहे, उनकी औरतें हमारे घर की लिखना पढ़ना करती रहे। इसलिए जानबूझकर शिक्षा को प्राइवेट कर दिया गया ताकि अमीर लोग गरीबों पर शोषण करते रहे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बात बाबा साहब की हो रही है, तो बाबा साहब ने आखिर मेरी बात बताई क्या क्या नहीं किया। बाबा साहब ने हमको क्या क्या नहीं किया? सत्ता का उत्तम रास्ता आसान कर दिया। बाबा साहब ने हमको क्या क्या नहीं किया? सत्ता का उत्तम रास्ता आसान कर दिया। मजबूर शोषित पीड़ित वंचित समाज मिलेंगे संसद बना दिया और आरक्षण भागीदारी का परचम लहरा दिया। इसलिए कहता हूं ना नेहरू ने दिया है, न राजेंद्र ने दिया है, हमको जो भी कुछ दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, अम्बेडकर को पढ़ने का प्रयास करिए, अम्बेडकर को समझने का प्रयास करिए। इस देश में जब जात-छूत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी था तो बाबा साहब अपने शोषित वंचित समाज की हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जब 28 से 31 में आपको मंदिर भी जाने का प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, आपको पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि नल में आज भी आप देखते होंगे, नल में तुमको पानी तक नहीं भरने दिया जा रहा था। सार्वजनिक तालाबों में तुमको अपने सार्वजनिक तालाबों में भी घुसने नहीं दिया जा रहा था। उस वक्त बाबा साहब
जात व छूत भेदभाव की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जात व छूत भेदभाव की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उस बाबा साहब के एहसानों को भूल गए और जो हमारे साथ हमेशा जात व छूत बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आपने महात्मा कहा। एक पंक्ति के माध्यम से बताऊंगा कि जिस बापू को आपने कहा कि देश को आजाद कर दिया, उसकी कहानी एक पंक्ति में बताऊंगा कि गांधी ने पूरे देश को, भाजपा वाले भी कहते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही हो तो भाई FIR नहीं लिखा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात को कहीं पढ़ा था, इस मंच के माध्यम से बता दूं कि गांधी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। लोगों ने कहा देश को आजाद कर दिया, रग रग में छुआछूत का तूफान भर दिया, तो टूट हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। लेकिन साथियों, अंत में एक बात कहूंगा कि नेहरू ने दिया है, न राजेंद्र ने दिया है। हम लोगों को अगर शिक्षा का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, वोट का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, कुर्सी का अधिकार, कुर्सी में बैठने का अधिकार, चुनाव जीतने का अधिकार, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, बहुत महान वक्ता भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए एक पंक्ति के माध्यम से कहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को आप समझा दो, कुछ लोगों को आप समझा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, क्रांतिकारी नीला सलाम, जय बहुजन समाज, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जयेश सनेह जी ने अपने ओजस्वी विचार आप लोगों के बीच में रखा। कहना है कि धरा बसेगी, प्रलय मचेगी, रण भूमि लगेगी, फर्राने, जीव रण करने निकलेंगे।